इकाई 5। अब इसमें मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं। इसमें 2 कविताएं हैं इनकी, भारत भारती और साकेत। भारत भारती स्वतंत्रता से रिलेटेड और जो साकेत है वो उसमें उर्मिला का विरह वर्णन, उर्मिला के बारे में बताया गया और रामायण से ली गई है। तो इनकी 2 कविताएं मैथिली शरण गुप्त की। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का परिचय। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना भारत भारती, जिसका प्रणयन उन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। मतलब स्टार्टिंग जो की थी इसकी 1912 में की थी। और ये 3 खंडों में है, एक अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। मतलब अतीत खंड मतलब पास्ट के बारे में बताया, फिर वर्तमान में क्या चल रहा है वो बताया है, फिर भविष्य में क्या होगा वो बताया। 3 खंडों में इसमें विभक्त है ये भारत भारती जो है। इससे पूर्व वे 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। मतलब भारत भारती से पहले 1909 में उन्होंने रंग में भंग कविता लिखी थी। जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। उसी दौर में एक और कविता आई थी, जयद्रथ वध। ध्यातव्य यह है कि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मतलब सुनने योग्य बात यह है कि और भी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। द्वापर, नहुष, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि, ये सब उनकी बाद की रचनाएं हैं। पहले भारत भारती थी। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ती है। मतलब जो मैथिली शरण गुप्त फेमस हुए वो भारत भारती की वजह से ही फेमस हुए थे। गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य यह बताया कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। मतलब हिंदू समाज को ऊपर उठाने के लिए, उद्बोधन मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। वे भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था। मतलब उस समय जो राजा थे रामपाल सिंह, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना मुसद्दस है, मतलब हाली ने एक रचना लिखी थी मुसद्दस, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए। मतलब मुस्लिमों के लिए एक रचना की गई थी जो हाली ने की थी मुसद्दस, उसी की जैसी वो एक रचना चाहते थे जो हिंदुओं के लिए हो। 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी ने भी सरस्वती में एक लेख लिखा था, कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके, मतलब उनको प्रेरित कर सके आगे बढ़ने के लिए। भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। मतलब भारत भारती इतनी प्रसिद्ध कविता रही कि उसको पढ़ने के लिए जो साउथ इंडियन थे, जो हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने भी हिंदी सीखी इस कविता को पढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। मतलब ये कविता एक हिंदी की बिंदी के नाम से जानी गई। उमा शंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा है। तो आधुनिक युग की गीता किस कविता को कहा गया है? भारत भारती को कहा गया है। ठीक है, और ये किसने कहा है? उमा शंकर जोशी ने कहा है। उमा शंकर जोशी ने भारत भारती को आधुनिक युग की गीता कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वह सोते हुओं को जगाने वाला है। मतलब ये जो काव्य उन्होंने लिखा है ये सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है। मतलब जो डिमोटिवेट हो गए उनको मोटिवेट करने के लिए कविता लिखी गई है। यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया है। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया। मतलब कोई इसमें कोई आदर्श नहीं दिखाया गया, कोई बड़ा आदर्श जैसे रामायण से राम का चरित्र दिखाई देता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जनचित्त को उसने प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व शकांश बनाया। मतलब उन लोगों को उनके अतीत के बारे में बताकर, जो हमारे पुराने योद्धा थे, शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, उन लोगों के बारे में बता करके उनको उनके अंदर उत्साह भरने का प्रयास किया गया इस कविता के अंदर। भारत भारती की प्रशंसा आगे ने भी की है। वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं है। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, मतलब चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, सबको उन्होंने अपनी कविता में लिया है। संवेदना के हर स्तर को झकझोरा है और भावना मूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की है। वह अद्वितीय है। उन्होंने इतनी सारी चीजें एक कविता में लिखी, इतने सारे लोगों को उन्होंने प्रेजेंट किया, ये एक अद्वितीय, मतलब इसकी जैसी वो कोई कविता नहीं हो सकती। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कुछ और नहीं हो सकता। भारत भारती नव जागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नव जागरण का है। मतलब नव जागरण मतलब आने वाले समय के लिए जाग जाओ, अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो तुम्हें जागना पड़ेगा, या पुनर्जागरण का। इसको नव जागरण भी कह सकते हैं और पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। इसके लेखन के समय तक नव जागरण अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा था। राजा राम मोहन राय,
महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने अपने नजरिए से नव जागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। मतलब इन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए थे, विधवा पुनर्विवाह चलाया, सती प्रथा को रोका, बाल विवाह को रोका। ये लोग ये जो सारे समाज सुधारक है, जैसे राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये समाज में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जहां दयानंद सरस्वती ने अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वहीं विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकतावाद का समन्वय करने लगे थे। मतलब जो हमारा देश है प्राचीन समय में इतना महान था, तो उसका तालमेल पश्चिम, मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, वो जो आज भौतिक मतलब ना फिजिकली जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे उसको रिलेट करने लगे थे। कौन? स्वामी दयानंद। ठीक है। इसी सांस्कृतिक माहौल से उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई है। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है। मतलब ये जो कविता पढ़कर ऐसा लगता है कि हमें अपने अतीत से बहुत ज़्यादा प्रेम है, हमारा अतीत इतना गौरवशाली है कि हमें उससे प्रेम है, उसको बार बार व्यक्ति सुनना चाहता है। तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखने की तड़प गहरी हो जाती है। उसमें ये भी इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि हम भी ज्ञान विज्ञान को सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी द्वंद्वात्मक मानसिकता से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। एक ओर तो वो अपने अतीत को गौरवशाली बताते हैं और दूसरी तरफ पश्चिम में जो तरक्की हो रही है उसके लिए भी वो ललायित हैं। तो यहाँ इनमें द्वंद्व उनके दिमाग में कि किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसी को लेकर उन्होंने कविता लिखी भारत भारती। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था। इसका संदर्भ है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा। अब ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उन्हें मिली थी हाली और कैफी के मुसद्दसों से मिली थी। हाली और कैफी जो उर्दू के राइटर थे, उन्होंने लिखे थे मुसद्दस। जैसे हमारे दोहे लोकोक्तियाँ होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने मुसद्दस लिखे थे। तो उनसे इनको प्रेरणा मिली। देश के भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में अपनी प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट नहीं होगा। जब तक हमारी जो बुराइयां हैं उसकी कोई आलोचना नहीं करेगा, उसकी कोई बुराई नहीं करेगा, हमारे अंदर कोई बुराई निकालेगा नहीं, तब तक हमें हमारे अंदर उसको सुधारने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है। जब तक कोई उसके लिए हमें ब्लेम नहीं करेगा, उसके लिए कोई हमें सुनाएगा नहीं, तब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कविता लिख के सारे हिंदुस्तानियों को सुनाया कि तुम कैसे हो चुके हो और तुम कैसे थे और कैसे हो जाओगे। तब जाके उनको नवजागरण लेकर आए थे इस कविता के जरिए वो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। उसमें विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस कविता का सब्जेक्ट क्या है? 3 खंडों में विभाजित यह कविता देश के अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। संपूर्ण कविता का एक ध्येय पंक्ति है। संपूर्ण कविता में एक ही पंक्ति का ध्येय क्या है? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। मतलब हमारा पास्ट क्या था, मतलब लोग शिक्षा लेने हिंदुस्तान आया करते थे, ये हमारा पास्ट था। और अभी क्या है? हम दूसरों के गुलाम हैं और हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। तो यही इसकी विषय वस्तु है पूरी कविता की। इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई है। अतीत खंड में देश का गौरव गान है जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियाँ, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति, ज्योतिष, अंक गणित, रेखा गणित, भाषा व्याकरण, कवि और काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, संगीत, गुरुकुल आदि का यशगान हुआ है। जीरो की खोज भारत में हुई थी ना, गाना सुना होगा उसका, वो पूरा ऊपर पश्चिम में गाना है कि जो जीरो है वो भारत ने दिया था। ठीक है। तो अंक गणित भी भारत से ही शुरू हुआ। तो ये हमारा पास्ट था, उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने। भारत भारती नव जागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, इतने अच्छे अच्छे लोग हुए, हर चीज़ की यहाँ स्थापना हुई, हर चीज़ की यहाँ खोज हुई है, फिर भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरव में अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया है। भारत दुर्दशा में यही दिखाया गया है ना कि हमारी ऐसी दुर्दशा होगी लास्ट में वो आत्महत्या तक कर लेता है। वैसा ही दुख भारत भारती का लेखक महसूस करता है। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं भारत भारती और भारत दुर्दशा के बीच में, दोनों अलग अलग है। ठीक है। इस उद्बोधन काव्य की संवेदना आदि सिर्फ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो तो वह कौन सी 2 पंक्तियां हैं? हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी।
ये 2 लाइनों में हम इस पूरी कविता का सार बता सकते। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान बदहाल दशा की चर्चा है। कवि स्वयं लिखता है, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। मतलब हमारा इतिहास जिस लेखनी ने लिखा है वो आज हमारा बुरा समय भी वही लेखनी लिख रही है। मतलब जिन्होंने हमारे इतिहास को इतना गौरवमय इतिहास लिखा जिस कलम से, उसी कलम से हमारा पतन भी लिखा जाएगा। वर्तमान खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषि कृषक नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म भी हो रहे हैं। मतलब गायों को भी मारा जा रहा है, लोग बेमौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है और रईसों को देश की कोई चिंता है नहीं। इसके लिए लाइन क्या लिखी, तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। ये अमीरों के लिए रईसों के लिए लाइन, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है गरीबों से, वो उनके लिए क्या लाइन है, तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। हमारे पास नाम भी है, धन भी है, घर भी है, तो हमें गरीब लोगों से क्या लेना देना है। ठीक है। रईसों के पुत्र तीतर लड़ाते हैं और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं, कवि शिक्षा की अव्यवस्था से भी क्षुब्ध है। मतलब रईसों के पुत्र जो तीतर लड़ाते हैं, मतलब लोगों को आपस में भिड़वा रहे हैं वो, और खुद मजे ले रहे हैं। ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को लड़वा रहे हैं। कौन, रईसों के बीच बच्चे, उनका पैसा है, पैसा फेंकते हैं, दूसरों को लड़वा देते। ठीक है। वो जो वर्तमान शिक्षा है उसकी अव्यवस्था से भी इतना शुद्ध उसने लाइन लिखी, उसने ये लाइनें लिखी हैं, बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि ना दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। मतलब विद्या भी इतनी महंगी कर दी है यहाँ लोगों ने कि विद्या भी बिकने लग गई है, शिक्षा भी बिकने लग गई। जो विद्या का दान दिया करते थे गुरु, वो गुरु अब नहीं रह गए हैं, अब विद्या बिकने लगी। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो खरीद लो, और नहीं तो मूर्ख बने रहो। ठीक है। कवि साहित्यिक जगत को भी वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है। साहित्यिक जगत कौन, जो लिख रहे हैं, जो कविताएं वगैरह कहानियां वगैरह लिखते हैं, वो भी इसके लिए दोषी हैं। कविता के संदर्भ में वह कहता है, उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। मतलब कविताएं जो लेख लिखे जा रहे हैं वो राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं में लिखे जा रहे हैं, उनके लिए रस भर श्रृंगार रस वाली कविताएं लिखी जा रही है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कविताएं लिखी जा रही है। समाज का आईना कोई दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, हम उसी में खो गए हैं। तो ये उन्होंने साहित्य पे भी प्रश्न उठाया है। कवि धर्म की अव्यवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से असंतुष्ट हैं। कवि पंडों को लताड़ लगाता है। पंडे कौन, जो तीर्थ पे पूजा पाठ वगैरह कराते हैं उनको पंडे कहते हैं। अगर कभी बनारस घाट पे हरिद्वार जाओ तो वहाँ बहुत सारे पंडे मिलते हैं जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, तो उनके लिए भी वो लाइन लिखी उन्होंने, वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है, निंद कर्म ना ऐसा हो जो उनका ना किया। मतलब वो ऐसे हैं, वो पंडे ऐसे हो गए, उन्होंने स्वर्ग का ठेका ले रखा, पूजा पाठ करा के स्वर्ग भेजते हैं लोगों को, और ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। मैथिली शरण गुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई कुरीतियों, जैसे अब वर्तमान दशा में कौन कौन सी कुरीतियां आई हैं, बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, मतलब दूल्हा और दुल्हन खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है। धनोपार्जन, अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर वो रोष व्यक्त करते हैं कि इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां व्याप्त हैं। भविष्यत खंड में कवि देश के चहुओर फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सचेत करता हुआ उपाय सुझाता है। अगर अपना भविष्य सही करना है, हमारे यहाँ इतनी कुरीतियां फैल गई हैं, इतनी दुर्व्यवस्था है, अगर भविष्य को सही करना तो उसके लिए उपाय बताता है और इस संकट से उबरने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देता है। मतलब तुम अपने पूर्वजों के आत्मबल को याद करोगे तो तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी, तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। क्या लिखता है वो, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। मतलब कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, ये हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। अपने पूर्वजों से हमें ये सीखना चाहिए। जैसे हमारे शिवाजी महाराज पत्थरों में मतलब पहाड़ों में घूमते रहे जब तक कि उन्होंने हराया नहीं। ठीक है, पहाड़ों की उन्होंने मिट्टी तक खाई, घास की रोटी खाई उन्होंने। महाराणा प्रताप अपने शासन से निष्कासित होकर कई दिनों तक भटकते रहे। तो उसी प्रकार हमें उनको याद करके हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने गौरव को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए। कवि का कहना है कि सभी आपस में वैर विरोध को त्याग कर एकता स्थापित करें। क्या लिखता है कार्य ऐसा कौन सा साधे ना जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एकता से ना किया जा सके। अगर सभी लोग एक हो जाए तो कोई भी कार्य किया जा सकता है।
और ऐसी कोई अद्भुत अलौकिक शक्ति नहीं है जिसको एकता हरा नहीं सकती। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से कवि देश हित में खड़े होने का आह्वान करता है। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करते हैं, वैश्य जो व्यापार करते हैं, शूद्र जो नीची जाति के लोग हैं, इन सबको एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ने का आह्वान करता है, सबको एक साथ लाने का आह्वान करता है। वह तीर्थ गुरुओं, शिक्षितों, नेताओं, कवियों आदि से भी देश की उन्नति में आगे बढ़कर योगदान देने का आग्रह करता है। जैसे वह कवियों से कहता है, कवियों से क्या कहता है? केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब कविता केवल मनोरंजन की नहीं लिखी जानी चाहिए, कविता ऐसी लिखी जानी चाहिए जिससे लोगों को शिक्षा मिले, जिससे लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। ऐसी कविताएं उनको लिखनी चाहिए। अंत में कवि लोगों में आशा का संचार करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने एवं अपनी पुरानी महानता की महत्ता को प्राप्त करे। तो ये पूरी कविता का सारांश है। पूरी कविता में कवि ने क्या बताया भारत भारती में। अब उसमें भारत भारती की लाइनें दिख रखी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।